Okay, class. Previously, we have gone through introduction of geography, different branches, how they किस तरह से चीजें बनती हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उसमें कौन सी थेरीज है, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था. ठीक है. फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं ज्योग्राफी की, हमने उसको दो चीजों में उसकी ब्रांचेस को डिवाइड किया था. बहुत डीपली उसको डिवाइड किया था कि फिजिकल ज्योग्राफी किस तरह बनती है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, उसका बेसिक फोकस किन किन चीजों के साथ है, उसकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं. हमने हाइड्रोलॉजी, लिथोलॉजी, देन जियोमॉर्फोलॉजी था, एटमॉस्फेयर, और ये तमाम चीजें, लिथोस्फेयर इवन, ये इसकी सब ब्रांचेस थी जिसका मेन फोकस सिर्फ लैंड था, पूरी आपकी जमीन पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज थी. फिर हमने ये देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी चूंकि इंसानों के लिए ही, या इंसान जमीन पे बसने वाली तमाम चीजें जो जानदार है वो इंसानों के लिए बनाई गई. जब इंसान ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो उससे एक और नई ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी सामने है जिसको हमने ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम दिया. ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, लेकिन एज पार्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हमें इसको कवर किया था. तो ये था कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी या ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी का इंटरेक्शन होता है तो उससे एक नई चीज सामने आती है जिसको हमने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का नाम दिया था. अब ये तमाम चीजें जिस तरह से चली उनको अंडरस्टैंड किस तरह से करना है. तो हमारा आज का लेक्चर बेसिकली टॉक अबाउट ज्योग्राफी टूल्स, कि हमने ज्योग्राफी को किस बेहतर अंदाज से समझना है. अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी को बेसिकली बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको अपनी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, जो बिल्कुल एसेंशियल, बिल्कुल बेसिक चीज है. ठीक है. जिस वक्त आप ये बात करते हो कि आपको आपकी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई थी. वहां पे कंपास आप लोगों के सेल फोन्स पे ऑन करवा के आपसे पूछा था कि आपका फेस किस साइड पर है, आपके राइट हैंड साइड पे क्या चीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज है. यही चीज बेस बनती है नेविगेशन की. जब आप डायरेक्शंस का पता करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अपने घर से निकल के आपने अपनी कॉलेज की तरफ जाना है, तो आप ये डिफरेंट रूट्स होंगे जो आपको आपके घर से कॉलेज तक लेके आएगा. अगर कोई रूट बंद हो तो आप दूसरे रूट को फॉलो करते हुए अपने कॉलेज की तरफ आओगे, या अपने घर जाओगे, या किसी भी थर्ड प्लेस पे जाओगे जहाँ जो आपकी बेसिक डेस्टिनेशन होती है. सेम इसी तरह ज्योग्राफी के भी डिफरेंट टूल्स हैं, उसको डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है. उसमें मुख्तलिफ चीजें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो स्टैंडर्ड टूल्स हैं जिनमें मैप्स हैं, ग्लोब्स हैं, एटलस है, एरियल फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं, और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स हैं जिसको हम GIS भी बोलते हैं, जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है. इनको हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम ज्योग्राफी को फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आपका इलाका, आपके इवन आपने अपने कॉलेज में आप कॉलेज में पहले दिन आए हो. ठीक है. आप कॉलेज में एंटर होते हो, पहले तो आप अपने घर से निकलोगे, डेफिनेटली कॉलेज तक पहुंचोगे. अब मैंने पहले बताया आप एक रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आओगे. जब आप उस रूट तक पहुंच जाओगे, देन अब आपकी कॉलेज की प्रीमाइस शुरू होती है. यू एंटर्ड वंस, तो आप सबसे पहले बाहर सिक्योरिटी गार्ड को कहते हो हमने ऑफिस जाना है. तो वो आपको बताएगा ये सामने स्टेयर्स है, इसको इस पे आप जाएं, और यहाँ से एंटर होने के बाद बिल्कुल सामने डेस्क है हमारा, एक इंफॉर्मेशन डेस्क. वहां से आप इंफॉर्मेशन लें, और अगर आपको मजीद फर्दर कुछ पूछना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑफिस है, वहां पे हमारे रिस्पेक्टिव स्टाफ बैठे हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें. ये गाइडलाइन है, प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. इसी तरह कौन सा मुल्क कहाँ है, जमीन की साख्त कैसी है, किधर पानी है, किधर एकदम पहाड़ शुरू हो गए, कहाँ रेगिस्तान है, ये तमाम चीजें आपको मैप्स के थ्रू पता चलेंगी, क्योंकि ये भी एक गाइडलाइन है. इंफॉर्मेशन सेट्स हैं, इंफॉर्मेशन कोड्स हैं, जिसके जरिए पता चलेगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस जगह पे किस तरह की चीज मौजूद है. ठीक है. तो हमने कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी प्रीवियस लेक्चर में, कि फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली कंपोनेंट्स है कि किस तरह की साख्त है, फिजिक कैसी है. अब हम जिस तरह जस्ट फॉर एग्जांपल फिजिक
की ही बात करें तो मैप उसका फर्स्ट टूल है, और हम देखते हैं कि मैप इज अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ। जमीन हमने कहा गोल है, अब हम गोल जमीन को अगर लेके आ जाएं तो हम उसको ग्लोब बोलेंगे सामने प्रैक्टिकल उसके लिए, लेकिन आप पूरी जमीन को उठा के इतना बड़ा मैस उसको नहीं घूम सकते, तो हमने अपनी आसानी के लिए उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, पेपर के ऊपर ले आए। पेपर पे हमने देखा, हमने मार्क की, डिमार्केशन की, कहाँ कौन सी चीज है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे ये अच्छा खासा विजिबल होगा कि ज्योग्राफी, अब ये मैप को ही देख लें आप, इसमें पाकिस्तान में रहते हैं, और ये मेरा कर्सर जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पाकिस्तान है छोटा सा, ठीक। अब हमने देखना है कि हमारी लोकेशन कौन सी है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो मैप है उसको डिफरेंट, ये इसकी मैप के ऊपर डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी है और हॉरिजेंटल्स भी हैं। ये हॉरिजेंटल लाइंस के अलग नाम है, वर्टिकल लाइंस के अलग नाम है। तो जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो लाइन हमें विजिबल होती है, ये देखें आप, ये यहाँ से ये जो लाइन चल रही है ये सेंटर से, इसको हम कहते हैं ये इक्वेटर है। मैप को फर्दर जब स्टडी किया जाता है तो हम इन लाइंस को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि कौन सा मुल्क इन लाइंस के कौन सी लाइन के ऊपर कौन सा मुल्क है, ठीक है ना। ये लाइंस आप देख रहे हैं, ठीक। जो सेंटर ऑफ द मैप एक लाइन होती है उसको इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कैप्रिकॉर्न, ठीक, और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दो लाइंस की जो दरमियान में इक्वेटर के ऊपर और एक इक्वेटर के नीचे जो लाइंस है, ये फर्दर डिवाइड करती हैं आपकी पूरी अर्थ को। यही चीज आपकी प्रोजेक्शन बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अब उसको फर्दर जिस वक्त हम आगे लेके चलते हैं तो यही आपकी कुछ लैटिट्यूड लाइंस हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस जा रही हैं, और ये डिसाइड करता है कि आप इस वक्त ज्योग्राफिकली तो हमें पता चल गया कि हम इक्वेटर के किस पोजीशन पे हैं, मतलब वो आपके वेदर को डिसाइड करेगा। और जो लैटिट्यूड की वो लाइंस जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, ये डिसाइड करता है कि आप दुनिया में किस टाइम जोन में मौजूद हैं। कई दफा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में अगर रात के 9 बज रहे हैं या दिन के 12:15 बज रहे हैं, तो अमेरिका जो डिफरेंट लैटिट्यूड लाइंस की तरफ, ये अमेरिका है, ये देखें ये इस जगह पे अमेरिका है, तो अमेरिका में उस वक्त रात के 12:15 बज रहे होंगे, वो हमसे 12 घंटे पीछे हैं। तो ये टाइम जोन्स का फर्क इन लाइंस की वजह से आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जमीन जो है वो घूम रही है, इट्स इन रोटेशन, ठीक। ये अपना भी एक सर्कल पूरा करती है जिससे दिन और रात चेंज होते हैं, और सूरज के गिर्द एक चक्कर जब इसका कंप्लीट होता है तो इसका एक साल कंप्लीट होता है। तो जो ये इसकी दो डिफरेंट तरह की रोटेशन, इसको हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके मैप के ऊपर टाइम को और वेदर को चेंज कर रहा है। तो ज्योग्राफी में आपने जब किसी कंट्री की लोकेशन देखनी होती है, डिस्प्ले करना होता है, उस सारे काम को प्रोजेक्शन कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन उसको बोला जाता है, जिसका असल मकसद ये है कि जमीन दुनिया तो गोल है, लेकिन उस गोल दुनिया को आपने फ्लैट एक पेपर के ऊपर किस तरह से क्रिएट करना है, उसको किस तरह से यहाँ ड्राफ्ट करना है। और वो तमाम एक्यूरेसी उसी तरह ही होती है कि जिस तरह आपकी पूरी दुनिया की जो ग्लोब है उसके ऊपर चल रहा है, आपका जो जमीन का गोला है, जो आपका सयारा है, आपका जो प्लेनेट है, उस पे कहाँ उसकी एक्चुअल लोकेशन है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ आना है, तो आपको आपकी लोकेशन पता होगी, आप डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए अपने कॉलेज की तरफ आएंगे, ठीक। उसके बाद होता है एटलस। एटलस बेसिकली इसी मैप का जो हम पढ़ रहे हैं उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फर्दर उसी मैप की आगे सेट ऑफ मैप्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ क्लोज वर्जन होते हैं डिफरेंट मैप्स के। Atlas contains a map of the world or a region of the world, and some atlases also include some information about the places they include in the map. अब आपने ऊपर का मैप देखा होगा, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। अब दूर से आपने एक फिजिकल मैप में पाकिस्तान को तो देख लिया, लेकिन पाकिस्तान में हम कहेंगे कि लाहौर, और लाहौर के अंदर उसका एक एडजॉइनिंग एरिया है शरकपुर रोड, और उसी में एक लोकेशन है लकास, GCU फैसलाबाद,
ठीक, हम वहां पर जाएंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा? डेफिनेटली वो चीज हमें उस वक्त तक पता नहीं चलेगी जब तक आप पाकिस्तान के फिजिकल मैप में लाहौर को प्रोजेक्ट ना करें। वो एटलस में एक छोटा सा एक मजीद एक पेज होगा, ठीक, आप उसको खोलेंगे फिर हम देखेंगे कि लाहौर की भी पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। रावी से पार एक अलग इलाका है, आप रिवर रावी क्रॉस करते हो और उसके बाद से एक इस तरह की रूट आएगा, आप उस रूट को फॉलो करते करते यहाँ कॉलेज तक पहुंचेंगे। आपने अगर अपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा होगा, रियली आई हैव नो आइडिया वहाँ पे ये चीज रूट बनाया हुआ है कि नहीं, लेकिन नॉर्मली ये चीज प्रोवाइड किया जाता है कि एक हेल्प होता है ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ देखा है कि एटलिसिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्रैवलिंग, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग मेनी मैप्स यू कैन ब्रिंग वन एटलस। आपने जस्ट फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद या फिर आपने नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए जाना है, तो आपने जिस जगह पे जाना है आप उसका मैप लेके जाते हैं अपने साथ, ताकि अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, कोई और आपको दूसरा काम करना है, तो आपको आसानी रहे कि इतनी देर चलने के बाद या इतनी किलोमीटर्स के बाद कोई पेट्रोल पंप होगा या कोई ऐसा फूड स्पॉट होगा जहाँ पे आप जाके रिफ्रेश हो सकें, आप खाना खा सकें, आप थोड़ी देर स्टे कर लें, ठीक। क्योंकि ये तमाम चीजें ना सिर्फ आपको पॉइंट आउट करती हैं कि आपके रास्ते में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, बल्कि ये हेल्पफुल होती हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक लोकेलिटी, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम आगे जाते हैं तो ग्लोब आती है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ used to avoid distortion in spatial relation on the world। ये spatial relation वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये स्पेशल वो स्पेशल नहीं होता, इस स्पेशल का मतलब होता है कि आपकी ओवरऑल जो लोकेशंस है नेविगेशन सिस्टम में, ठीक, आपकी लोकेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक, ये वो वाला स्पेशल है, ठीक। Maps of the world are distorted from trying to make a round object fit on the flat surface. The globe is round, so it remains accurate. पूरी दुनिया आपको मैंने कहा था प्लैनेट है, ये बिल्कुल प्लैनेट की एक मिनिएचर फॉर्म है, ठीक। और इसमें किस तरह से कौन सी जगह किस तरह मौजूद है वो आपको ग्लोब में नजर आ रही होती है। फिर जब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये वो तमाम चीजें थी जो टेक्नोलॉजी के आने से पहले, बिफोर टेक्नोलॉजी इवन यूज होती रही। और जब टेक्नोलॉजी आई तो फिर जब सैटेलाइट्स इन्वेंट हुए और सैटेलाइट्स के जरिए आपने फर्दर उन चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो फिर आपके पास एरियल फोटोग्राफ्स आए। आप लोगों के पास गूगल मैप है, आप गूगल मैप के थ्रू अपने सैटेलाइट व्यू या एरियल व्यू भी ले सकते हो। ये तमाम चीजें आपको मजीद फर्दर नेविगेशन को या आपकी जो ज्योग्राफी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। एरियल फोटोग्राफ्स, अब आपकी इसमें हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, दे आर टेकन फ्रॉम द स्काई एंड यूज्ड टू टेक measurements or create maps. Aerial photographs can be taken from airplanes, balloons or even kites. किसी चीज को ऊंची जगह से छोड़ा जाता है। अब जैसे आप लोगों ने, अब टेक्नोलॉजी का तो वो टाइम आ चुका है कि अब बाकायदा तौर पे ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं और थोड़ा सा एरियल व्यू लिया जाता है ऊपर से कैसा लग रहा है, ठीक। आप लोगों ने अगर बहुत माइटी बिल्डिंग्स किसी ने जाने का अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, लाइक मीनार पाकिस्तान, इवन कोई अगर इस्लामाबाद के स्काई स्काइपर्स पे गया हो या फिर कराची के स्काई स्काइपर्स हैं, हबीब टावर है वहां पे पाकिस्तान की हाईएस्ट बिल्डिंग, ठीक, तो वहां पे जाके आप ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से हमारा कैसा नजर आ रहा है। इवन लोग इस पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, इस्लामाबाद में अगर जा रहे हैं तो मनाल हाइट्स पे या इस तरह की किसी जगह पे ऊंची जगह पे जाके व्यू लेते हैं कि दूर से इस्लामाबाद कैसा लग रहा है, ठीक। बेसिकली ये एरियल व्यूज होते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ बिल्डिंग्स है, और या कहाँ दरख्त है, कहाँ आपके पास दरिया है, कौन सी चीज किस तरह से नजर आती है। ये चीज भी आपको हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड योर ज्योग्राफी। जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो फोटो जो थी वो साउथ बोस्टन में जो कि अमेरिका में है, वहां पे ली गई 1978 में। और उसका पहला इमेज जो है ये आपके सामने है। यूएसए ने इस चीज को ज्योग्राफिकल सर्वे के अकॉर्डिंग रिलीज किया था और पब्लिक डोमेन में जैसे इमेज शो करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं ये कोई बे है। बे बेसिकली समंदर के किनारे एक साहिली इलाके को कहते हैं। ये कोई बंदरगाह लग रही है दरमियान में। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें, ये व्हाइट कलर की शिप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं, रुकती हैं।
तो ये एक एरियल व्यू उसका दिया हुआ है। फर्दर जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो सैटेलाइट इमेजेस का आता है। ऊपर भी एक ये साहली इलाका था और ये भी एक साहली इलाका है और ये एक जजीरे की आइलैंड की फोटो है। मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की जमीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिथोस्फीयर जब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था तो उसके बारे में बताया था। फर्दर हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि आइलैंड क्या होता है, लगूना एक काइंड है, बे क्या चीज है, एक एक लाइन में मैंने बताया था। फर्दर मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तो हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स किस तरह से ली जाती है। साउथ अफ्रीका का ये एक इमेज है मेरियन आइलैंड का, जिसका जो मैं आपके साथ यहाँ पे रीडिंग के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। और एरियल व्यू के साथ ये चीज जो पिछला हमारा एरियल व्यू था वो डिफरेंट तरीके से लिया गया। ये सैटेलाइट से जो आप अपने आर्टिफिशियल सियारे आप खला में भेजते हैं, ये उसकी फोटो है। ठीक है, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी फर्दर जो मजीद आगे गई तो GIS नाम की एक टेक्नोलॉजी आई, जिससे आप हर चीज अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपकी जो ये लैंड है फिजिकल ज्योग्राफी में, इस जगह पे आपके जंगल है या दरख्त हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में भी दो तरह की डिमार्केशन है। एक आपका इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बड़ी हाई स्काई स्काइपर्स नजर आ रही हैं, ऊंची बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको डोमेस्टिक जोन नजर आ रहा है कि जहाँ पे आपकी शहरी आबादी रहती है, उनके घर बने हुए हैं। तीसरी चीज नजर आ रहा है कि इन स्काई स्काइपर्स के साथ ये समंदर या दरिया है। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो इसमें नजर आ रही है वो शहरी आबादी के साथ आपके खेत हैं, खलियान हैं, बाग हैं, आपकी जमीनें हैं। तो ये एक ओवरऑल जो व्यू दे रहा है वो चीज दे रहा है कि आपकी ज्योग्राफी में कौन सा एरिया किधर है, और उसके साथ कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी में आपके फॉरेस्टेड एरिया कितना है उन्होंने ये दिया हुआ है, उसकी डिमार्केशन दी हुई है। ठीक है ना, कि आपकी जो जंगल है वो कितने हैं, वाटरलैंड कितने हैं आपके इसमें, ग्रास लैंड। एक बात याद रखिए, ग्रास लैंड ये है जिसको आप समझ लें आपकी खेत या खलियान, उसका जंगलात से ताल्लुक होता है, लेकिन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें यूज करते हैं। और अब टेक्नोलॉजी इस तरह की आ चुकी है कि हम ये चीज तक देख सकते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में उस ज्योग्राफी के अंडर, मतलब जो जो आपकी लोकेशन है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का रेट क्या है। अभी पिछले महीने आपकी एरिया में, जो शहर है आपका, इसमें स्मोक बहुत ज्यादा थी, तो हर दूसरे दिन जो माहिरीन थे वो आपको वेदर अपडेट देते हुए कह रहे थे कि लाहौर इज द मोस्ट पॉपुलस, जो पोल्यूशन वाइज जो है ना, पोल्यूटेड सिटी बन चुका है। इसमें ये खतरनाक गैसेस जो है वो मौजूद है। उन्होंने ये चीज का आइडिया किस तरह लगाया, हाउ दे केम टू नो। डेफिनेटली उनको इस तमाम इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन का जो आइडिया है वो GIS टेक्नोलॉजी से मिला, जिसमें ना सिर्फ वो पूरी लोकेलिटी को डिमार्क करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उस पूरी ज्योग्राफी में बसने वाले इंसानों के पर्टिकुलर जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसी में आप इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने रेड कलर की दो साइन बने हुए हैं। फॉरेस्ट कह रहे हैं कि उसको डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, और वाटरलैंड जो है वो भी हमारी पोल्यूट हो रही है, उसको भी उन्होंने रेड कलर में डिमार्क नीचे की तरफ किया हुआ है कि ये इतने परसेंट माइनस चली गई है, ये इतना परसेंट जंगलों को काट के उसको नुकसान, क्योंकि अगर आपको जंगल नहीं ना होगा, आपके पास दरख्त नहीं होंगे, तो ये भी बैरियर्स हैं, नेचुरल बैरियर्स मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स को रोकने के लिए। अगर आपके मुल्क में जंगल नहीं होंगे, आपके मुल्क में दरख्त नहीं होंगे, तो आपके मुल्क में बारिशें नहीं होंगी, आपके मुल्क में स्मोक बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज कम होगी उतना ही एनवायरनमेंट आपका पोल्यूटेड होगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और ये इंफोग्राफिक जो डिस्प्ले है, ये बेसिकली मिड अटलांटिक में बिटवीन 1996 और 2006 इसको मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ जो है चेंज किया गया, मतलब टाइम टू टाइम ये चीज
इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई और आज ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन एक इंडिविजुअल, आप लोग भी अपना गूगल मैप अगर ओपन करते हैं, आप लोग ट्रेवलिंग करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ अपने घर से निकलो और आप जाना चाहो लाहौर के दूसरे कॉर्नर पे, तो आप देखते हैं कि जी आज हमें कौन सा रूट ओपन मिलेगा, आप जा रहे हो तो आप वहां पे जीआईएस अगर अपना ओपन कर लेते हो तो वो आपको ये तक मार्क करके बताएगा कि आपके रास्ते में इस जगह पे ट्रैफिक का फ्लो स्टक हुआ है, यहाँ से आप नहीं गुजरे, वो आपको अल्टरनेट रूट जो है वो प्रोवाइड करता है। इवन ये तक होता है कि आप किसी अननोन जगह पे जा रहे हो, लाइक आप हाईवे पे जा रहे हो या फिर आप केनाल रोड पे जा रहे हो, पहली दफा गए हो और आपको पता नहीं है यहाँ पे पेट्रोल पंप कौन सा है, तो ड्यूरिंग ड्राइव आप अपना जीआईएस ओपन करते हैं और अपने जीआईएस के ऊपर आप लिखते हैं कि नियरेस्ट, जस्ट आप टाइप कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें गुजर रही हैं, वो आपको जस्ट रूट दे रहा है और वहां पे आप एक इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं कि मुझे पेट्रोल पंप जो है या गैस स्टेशन जो है या रिफिलिंग स्टेशन जो है वो कितने किलोमीटर के बाद नजर आएगा। वो फिर आपको जैसे ही आप वो एंटर करते हैं तो जीआईएस इंफॉर्मेशन आपको जो कि आपके सैटेलाइट के आपके उसके साथ लिंक है, वो आपको फौरन ही वहां पे डिस्प्ले कर देगा कि आफ्टर 2 किलोमीटर ये वाला पेट्रोल पंप जो है ना वो आ रहा है, या 3 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप अभी पीछे गुजरा है, ठीक है ना, आप पीछे छोड़ आए हो या फर्दर आगे आना है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में जो कि आपके ज्योग्राफी को फर्दर अंडरस्टैंड करने को में हेल्पफुल होता है। उसके बाद जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स हैं जो कि फर्दर पूरी की पूरी आपकी ज्योग्राफी को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बल्कि उसका डिवाइड कर देता है, आपका कौन सा एरिया, कौन सी गली किधर है, कहाँ है, दरिया आ जाता है, दरिया किस तरह का है, यहाँ पे जानवर हैं कि नहीं है, आपके बहुत सारे इवन इलाकों में वो आइडेंटिफाई करता है। आप अगर अपने साहिली इलाके को खोल के देखो, मैंने इसको एक दफा इसको ट्राई करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में टर्टल्स की पॉपुलेशन किस एरिया में है, तो मुझे बलूचिस्तान और गवादर का जो एरिया था वहां पे मेरे बाकायदा तौर पे एक पूरी पट्टी जो थी, आप लोग इसको जाके देखिएगा, आपके तुर्बत, पिशीन और गवादर के दरमियान जो साहली इलाका है वहां पर आपको बाकायदा टर्टल्स की पॉपुलेशन मिलेगी कि हमारे यहाँ कछुए, कछुओं की कौन कौन सी स्पीशीज हैं और वो मेजोरिटी किन एरियाज में है, और वो जीआईएस मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प इस हवाले से करता है। ठीक है, ये हमारा आज का एक टॉपिक था, हमने एक दिन में 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सेकंड टॉपिक जो है इट इज अबाउट आवर अर्थ, ठीक है, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, इसको हम आज पढ़ेंगे। आपको अब तक का जितना लेक्चर था वो समझ आया है या नहीं आया, मुझे उसके बारे में बताओ पहले। क्लास आ रही है समझ, चले दैट्स गुड। हम मजीद 5 मिनट इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो फर्दर नेक्स्ट इसको कर लेंगे क्योंकि आपकी अगली क्लास का भी टाइम होने वाला है। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, ठीक है। आप लोग पहले अगर साइंस पढ़ के आए हो या आपने मैट्रिक तक भी साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो यूनिवर्स है ये किस तरह से, मतलब किस तरह से कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स है और ये किस तरह से चली। हमारी जो साइंस है, जो हमारे साइंटिफिक मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, उनमें एक थॉट ये भी है कि हमारी जो कायनात है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक की है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है। लेकिन जो वेस्टर्न थॉट्स हैं उनके मुताबिक हमारी जो दुनिया है, यूनिवर्स है, ये एक बिग बैंग थ्योरी के का एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अंडर इवॉल्व हुई थी। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग बेसिकली एक थ्योरी है जो ये कहती है कि आज से 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो पूरे दुनिया में एक धमाका हुआ था
और वो एक्सप्लोजन इतना कोई वास्ट किस्म का था, उसके वो इतना बड़ा बैंग था कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ जर्रे जो है ना वो फैल गए थे पूरी की पूरी खला में, स्पेस में। और उसके बाद जो पर्टिकुलर जो बड़े बड़े पीस थे, पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स जो है वो सेंटर बन गए और उनके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे जो मटेरियल थे वो घूमने लगे। वक्त के साथ साथ उनकी शेप्स गोल होती चली गई, और जब वो गोल हो गई वो मुख्तलिफ उनकी करेक्टरिस्टिक से, कोई हीलियम का बना हुआ था, कोई नाइट्रोजन का बना हुआ था, कोई मरकरी का बना हुआ था। और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना सोलर सिस्टम अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग सामने आए। लेकिन जब हम इन गैलेक्सीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो अब मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। कुछ स्पाइरल होती हैं, ठीक है, कोई मुख्तलिफ जो गैलेक्सीज हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं। अब जो हमारी शेप है, ये जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमारा है जो अर्थ और उसके 9 to 10 प्लैनेट्स के साथ घूम रहा है, ठीक है। और गैलेक्सीज जो है ये फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्स का, एंड इट कंसिस्ट several hundred thousand of the stars together। अब हमारा स्टार जो सूरज है, सन, ये एक उन 10,000 100,000 स्टार्स का एक हिस्सा है, ठीक। मुख्तलिफ तरह के जो आपके हैं गैलेक्सीज, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मजमूआ है। कोई गैसेस हैं, कोई सिर्फ डस्ट है। देयर 100,000 डिफरेंट काइंड एंड कैटेगरीज। लेकिन जो हमारी यूनिवर्स है, ठीक है, ये किस तरह से ओपन एंड क्लोज है, इसमें बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं, बहुत सारी चीजें जा भी रही हैं। लेकिन इसी चीज को अंडरस्टैंड करने की जो हमारा बेसिक बेस है ना, वो सन और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स हैं। हम हमारा फोकस उसी की तरफ रहेगा। इसके अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स मजीद होते हैं इसमें, जिनमें एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे। आपने कभी सुना होगा कि एक स्यारचा जो है हमारी जमीन की तरफ आ रहा है, कभी आपने रात को देखा होगा कि एकदम आग सी निकलती है और एकदम बंद हो जाती है, वो शहाब साकिब होते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट जो फिनोमिनन्स हैं, ये किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, और ये किस तरह से इम्पैक्ट इनका है पूरे सोलर सिस्टम पे, ठीक। लेकिन हम सोलर सिस्टम जो हम पर्टिकुलर है हमारा जो टॉपिक, हम उसकी तरफ ही डायरेक्ट आएंगे। आप फर्दर रीड कर लीजिएगा, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सोलर सिस्टम जो है tiny part of the galaxy and consists of the sun and all objects that travel around it. It includes the Earth and the 8 other planets, along the satellites that travel around most of them. It further includes asteroids, meteoroids, comets, and interplanetary dust and interplanetary plasma. हम अपना यहाँ पे टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। फर्दर आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। हम नेक्स्ट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और मैं इन्हीं सोलर सिस्टम के इन्हीं प्लैनेट्स को एक छोटा सा रिव्यू देके हम अपने अगले टॉपिक पे पढ़ लेंगे। आज के लिए बहुत हो चुका है, तो कोशिश कीजिएगा कि कल इसी तरह साइलेंस को और इसी तरह डेकोरम को आप मेंटेन रखेंगे, ताकि हम एक अच्छे तरीके से डिटेल के साथ अपने कोर्स को पढ़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज।